एक चीज बताइए, एक चीज जो 3 मौतें हुई उस पर क्या है? 3 जो मौतें हुई उस पर सुनो, बात सुनो। सरकार सुप्रीम कोर्ट क्या है? अरे सर 3 जो मौतें हुई उस पर क्या कहेंगे आप? अपने आप को जो औरंगजेब का, बाबर का वंशज मानते हैं, इस देश की समस्या ही वो है। औरंगजेब रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं, राणा सांगा रोल मॉडल हो सकते हैं। राजपूतों को गद्दार बोल रहे हो? तुम्हारे और सुमन में फर्क क्या रह गया? देखिए हमें आपस में नहीं लड़ना है। आप माइक पे बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के ऊपर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? सुमन की औकात नहीं है राणा सांगा के बारे में बात करने की। वो गद्दार, वो खुद गद्दार है। वो जो मदरसा छाप शिक्षा है ना, वो सिर्फ आतंकवाद, जिहाद इनके जन्म देती है। जनमंच विकास ब्रजेश सक्सेना के साथ हर शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। शाम के 5 बज गए और वक्त है आपके पसंदीदा पॉलिटिकल शो जनमंच का। जनमंच एक ऐसा मंच जहां बात होती है आपके मुद्दे पर, बात होती है आपकी समस्याओं पर। और आज जनमंच का मुद्दा है अभी वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पेश हुआ और उसके बाद बना कानून। राष्ट्रपति जी की मुहर लगने के बाद लेकिन इस पर 73 याचिकाएं लगाई गई। याचिकाओं के बाद 2 दिन की सुप्रीम सुनवाई यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले दिन 2 घंटे हेयरिंग चली, उसके बाद तमाम याचिकाओं को सुना गया। दूसरे दिन जब अंतरिम फैसला दिया गया तो सरकार को 7 दिन का समय मांगा गया है। अब इस पर वो वर्ग जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित वर्ग है, वो इस पर क्या अपने विचार रखता है। दिल्ली की अलग अलग जगहों पर हम जाके बातचीत कर रहे हैं। आज जनमंच की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेरे पीछे फ्रेम में कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे। क्या नाम हुआ? वरुण शर्मा। वरुण जी, ये बताइए वक्फ को लेकर फिलहाल जो चल रहा है और आज दिल्ली में जो सीलमपुर में घटना हुई, बंगाल में जो वक्फ के सहारे, कब्जा बोर्ड के सहारे जो लोग सड़कों पर उतरे, उसमें 3 हिंदुओं को मार दिया गया, कैसे देखते हैं? इसमें भाई साहब अंग्रेजी में एक कहावत है कि व्हाट इज़ रिटन बिटवीन द लाइंस। मुद्दा ये है कि वो कितनी तैयारी हर तरीके से करके बैठे हैं। वो उनकी कानूनी लॉबी पूरी तैयार खड़ी है और कानून में ना विश्वास रखने वाला ऑल्टरनेटिव तरीका, ये मारकाट वाला, हिंसा वाला, ये तो वो अपनाने को हर समय ही तैयार बैठे हैं। जो अभी ये कहते हैं कि हम डरे हुए अल्पसंख्यक हैं, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित का आप ये देखिए कि वो अदालत को नहीं मान रहे, वो संसद के बनाए हुए कानून को नहीं मान रहे और सिर्फ हिंदुओं के नरसंहार, चाहे वो बंगाल हो चाहे बांग्लादेश हो। वर्तमान में भी हाल फिलहाल की घटनाओं से यही मिल रहा है कि अब तो हिंदुओं को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। ये कि प्रदर्शन बहाना है, हिंदू निशाना है। बात शुरू होती है सरकार के विरोध से और अंत होता है हिंदुओं के नरसंहार से। बंगाल में हम देख ही रहे, मुर्शिदाबाद में आए, ये वक्फ बोर्ड के विरोध में आए और जहां हमारी संख्या कम है, हमारी मतलब हिंदुओं की संख्या कम है, वहां उन्होंने चुन चुन कर, एक लाइन से दुकानें हैं लेकिन हिंदू की दुकानों को जलाया, हिंदू के घरों में आग लगाई, हमारे बहन बेटियों को प्रताड़ित किया, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मुर्शिदाबाद में हम अल्पसंख्यक हैं लेकिन बंगाल के अन्य क्षेत्रों में तो हम बहुसंख्यक हैं। वहाँ के हिंदुओं को मैं ललकारता हूँ कि भाइयों, कल मुर्शिदाबाद में हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, इनकी संख्या बढ़ेगी तो तुम्हारे घर तक बात आएगी। इसीलिए जगो, मुर्शिदाबाद के अगल बगल के जितने भी जिले हैं वहाँ के हिंदुओं उठो और मुर्शिदाबाद के जो हमारे हिंदू भाई अभी हैं वहाँ, तुम उग्र प्रदर्शन करो, हत्या की राजनीति मत करो, लेकिन अपने भाइयों की सुरक्षा तो करो। तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ पूरा देश बढ़ेगा। पर वहाँ कुछ मौलानाओं ने अभी बाइट दी, उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ हजार आए थे, कुछ लाख भी आ सकते हैं। तो क्या ये चेतावनी है? बिल्कुल बिल्कुल, हर बार वो चेतावनी देते हैं। लखनऊ में खुली चेतावनी ही है ये। उनकी तरफ से कोई भी सभा होती है, कोई किस तरीके की मीटिंग होती है, उसमें खुलेआम वो चेतावनी देते हैं। उस वक्त सारा तंत्र चुपचाप रहता है, वो नहीं बोलता। कहते हैं कि नियति इति नेता, जो नेता होता है वो नियति को आगे बढ़ाता है। अब सार्वजनिक मंच से ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम नहीं मानेंगे। स्टेटमेंट देख लो, ममता बनर्जी खुद जब बोल रही हैं तो बाकी जब नेता बोल रहा है तो वहाँ लोग क्यों नहीं होंगे। और यही काम अगर दूसरा कोई हिंदू पक्ष करता है तो वो उसको निशाना बनाया जाता है। और वो खुद मुख्यमंत्री होने के बाद भी इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि वे ये काफिर हैं। जब नेता काफिर बोल रहा है तो वहाँ की जो जनता है वो क्यों ना करेगी, वो तो करना ही है उसको। इतना बड़ा वोट बैंक के लिए हिंदू को सॉफ्ट टारगेट समझ लिया गया है? हमेशा से समझा जाता है, अभी भी समझा जा रहा है।
हमारे दिक्कत हमारे हिंदुओं में ही है। हम लोग अगर सरकार जो विपक्ष की है वो हमेशा दूसरे को सोचती है कि मुस्लिम को कोई सपोर्ट करे तो वो जो भी संख्या 18% वो एकजुट होकर आते हैं। हम अगर 82% भी हैं तो एक होके नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए जो 18 का वोट होता है एक जगह होता है, इस वजह से हम सॉफ्ट कार्नर होते हैं। और दूसरी बात हमारी जब रह गई अपनी रक्षा के लिए, हम जब तक अपनी रक्षा नहीं करेंगे दूसरा हमारा कोई नहीं रक्षा करेगा। प्रभु कहते हैं कि हम शास्त्र और शस्त्र साथ लेकर चलेंगे तभी हम रह पाएंगे। और रह गई बात लड़ाई की, धर्म रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा अगर हम अपने से नहीं कर पाएंगे दूसरा आदमी नहीं करेगा। और देखिए इतनी जब मॉब चलती है तो हमें भी अपने वो भाई साहब ने बताया ना कि हम अपने भी तैयार रहना पड़ेगा। जब वो उनके यहाँ आप किसी भी हिंदू के घर में चले जाइए 6 इंच की चाकू से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, वो भी सब्जी काटने वाला। और उनके यहाँ किसी भी दर चले जाइए भी हर जगह जब भी जहाँ बवाल हो उनके घर में इतनी रेड पड़ी, असलहे से लेकर के ऑटोमेटिक गन तक मिली हैं। और हमारे यहाँ शासन भी नहीं देख रहा। अभी करणी सेना ने 2 तलवार ऊपर दिखा दी जो कि हमारा हक है, उसके लिए पूरा तंत्र एक साथ खड़ा हो गया। और ये हर मुहर्रम में तलवारें और भाले और लहराते हुए चलते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्शन उनका होता नहीं। तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो तो कब तक अहिंसा लेके बैठे रहेंगे हम? अहिंसा परमो धर्म लेके बैठते तो अभी तो खत्म हो जाते ना। ये तो अहिंसा पर्व धर्म को आधा जोड़ बताया गया है। ये तो इनकी राजनीतिक चाल थी लोगों की। आप पिछले देखेंगे ना तो हिंदुओं को दबाने के लिए पुरानी सरकारों ने सिर्फ एक वर्ग को बढ़ावा दिया है। और जो मदरसा छाप शिक्षा है ना वो सिर्फ आतंकवाद, जिहाद इनके जन्म देती है। ये कहें तो ये आतंकवादी जननी है जो मदरसा शिक्षा है। और सरकार इनको संरक्षण देती है। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएंगे मदरसे उस दिन आदि समस्या समाप्त हो जाएगी और हिंदू भी चैन से बहुत बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि आप हमारे हकों पर डाका डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं वक्फ की जमीन हमारी है। कैसे है बताइए? उस समय केवल 40,000 मीटर जमीन थी और उतने बाद में अब 9 लाख हो गई। तो जमीन उनकी थी, वो पंचर छाप लोग जो सारे उनकी ज़मीन कहाँ से आ गई? हर ज़मीन पर दावा करते जा रहे हैं। यूपी में 1 लाख कुछ मदरसे हैं जबकि केवल 3,000 प्रॉपर्टियाँ केवल नोटिफाइड हैं। तो वो सब कहाँ से आ गई प्रॉपर्टियाँ? उनको ये दिक्कत है कि संशोधन में जो काउंसिल बनी पूरी एक टीम है, उसमें 2 गैर मुस्लिम भी रहेंगे, उसमें कलेक्टर भी रहेगा। संशोधन तो पहले भी इसमें हुए थे ना, पहले संशोधन नहीं हुए थे। कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम का क्या काम? देखिए हमारा जो सनातन धर्म के जितने भी मंदिर मठ हैं सब गवर्नमेंट के अधीन है। और उसका जो अध्यक्ष होता है जिले के जिलाधिकारी होते हैं। देवघर में यदि मुसलमान जिलाधिकारी आता है तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर का वो अध्यक्ष है कि नहीं? जब वहाँ हो सकता है तो वक्फ में क्यों नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट को दिखता नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने परसों ये सवाल पूछा था वकील से, हमारे सॉलिसिटर जनरल से, शायद वो ना जवाब दे पाए। मैं एक भारतीय नागरिक होने के चलते मैं जवाब देता हूं कि जब देवघर के मंदिर में एक मुसलमान जिलाधिकारी अध्यक्ष हो सकता तो वक्फ के जिले में क्यों नहीं हो सकता? जिलाधिकारी से अलग भी 2 लोग ऐसे होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे। तो फिर वो ये कह रहे हैं कि आपके जो बोर्ड है उसमें वो 2 कुंभ में आजम का हो सकता है। हमारी आस्था का जहाँ कई 100 सालों से चल रहा है वहाँ आजम का होकर उसको क्या पता हमारे धर्म के बारे में? वो हमें स्वीकार है। आजम खां कुंभ के अध्यक्ष होते हैं, वो हमें स्वीकार है, उस पर हम कोई विरोध नहीं करते। सवाल ये है कि जी एक छोटी सी हम यहीं पे पूजा करते हैं दुर्गा की। मैं गया था पर्यावरण विभाग से लेने के लिए एनओसी, उसका हेड बनाया हुआ मुस्लिम, उसको क्या पता कि हमारे दुर्गा पूजा में क्या क्या होते हैं, कब क्या क्या होते हैं। जब वहाँ के अधिकारी इसका विरोध कर रहे थे कि मुस्लिम को जबरदस्ती बनाया गया है। क्यों बनाया गया भाई साहब, ये बताइए बात को। हमारे वक्फ संशोधन कानून की कितनी जरूरत थी? वक्त संशोधन कानून की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। हमारे भारत में आज की डेट में 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे हुआ था। जब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था कि पाकिस्तान से जो हिंदू भक्के आएंगे उनकी संपत्ति पाकिस्तान की सरकार ले लेगी, ठीक है ना। और भारत से जो लोग गए उनकी संपत्ति वक्फ को दे दी गई। ये कहाँ का कानून है? और सुप्रीम कोर्ट इसको बढ़ावा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस अराजकता को बढ़ावा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट दंगे फसाद को बढ़ावा दे रहा है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के ऊपर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं मुर्शिदाबाद के ऊपर जो धारा 356 का प्रयोग किया? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ना। सीजीआई ने कहा ना कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्शलिटी हो रही है? मैं नहीं समझ पाता हूँ कि हिंदुओं के किसी चार्ज पर सुओ मोटो क्यों लेता है सुप्रीम कोर्ट।
अगर एक आदमी मरा, फिर हमको लगता है यहाँ क्या नाम है, झारखंड में एक चोर को लेकर आपके न्यूज़ चैनलों ने, आज तक वालों ने शमशाहिद खान एक घंटा डिबेट कराया उस पर। उसके बाद हिंदुओं का हुआ कोई नहीं, सिर्फ आवाज़ नहीं खुलती है ना। बाप बेटे को मार दिया गया, कोर्ट ने कोई सो मोटो लिया? पालघर पे नहीं लिया। पालघर में साधुओं की हत्या हुई। एक चीज सोचने वाली है कि आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पार्सलिटी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मैं आपने बोला अहिंसा परमो धर्मा, उसकी अगली लाइन है धर्म हिंसा तदैव चा, यानी अहिंसा हमारा परम धर्म है, पर जब कभी धर्म पे, सनातन पे, राष्ट्र पे बात आए तो हिंसा करने में, हथियार उठाने में कोई लिहाज, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ये हमारे हिंदुओं की मैं इसको नाकामी ही गिनूंगा, क्योंकि दूसरा जो अल्पसंख्यक, तथाकथित अल्पसंख्यक है, वो सरकार के भरोसे नहीं बैठा, वो बाहर से फंडिंग अपने कई और मुल्कों के सहारे बैठा है। हम बैठे हैं सरकार के भरोसे। वरना क्या मजाल थी कि सुप्रीम कोर्ट इनको तो कह देता कि जी आज़ादी से पहले के कागजों की चेन प्रॉपर्टी की नहीं है, और हमारे रामलला जो हमारे आराध्य हैं, पूरे इस देश की सनातन की आत्मा है, धर्म है, प्राण है, उनसे उनके वहाँ के जन्म स्थान के कागज मांगे गए। ये हम सब पे लानत है। क्या आपको लगता है कि अब संकट है धर्म? देखिए, वक्फ का जो संशोधन कानून लाया गया है, ये एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। जो कांग्रेस जो कानून लाई थी वह गैर संवैधानिक था, और उसमें कुछ प्रशासनिक सुधार और भूमि नियोजन सुधार किए गए हैं इसमें। तो एक सामान्य सी बात है कि इसमें गलत क्या है। कोई क्यों इतना एक वर्ग डरा हुआ है? उनको क्यों लग रहा है कि उनके हक मारे जा रहे हैं? देखिए, ये उनके जो तथाकथित मौलाना मौलवी लोग हैं, ये भड़काने का कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारे राजनेता भी उसमें शामिल है। कहना ये कि नुकसान भी है कोई? नुकसान ज़्यादा है। कैसे? अभी दिखा रहा था, वो होटल है, वो ओवैसी के 3 मेडिकल कॉलेज वफ़ की ज़मीनों पर बने हुए हैं। वही वो उसका फायदा। अभी हम यहाँ पे दिल्ली का बताता हूँ कि वफ़ की ज़मीनों पे दुकानें बनी हुई, जिसके 1.5 रुपया केवल दुकान जाती है, पगड़ी 1 करोड़ रुपया आती है, कि उसके खाते हैं मौलाना। तो अगर ये चीज़ें हटेंगी तो ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा तो डरे वही हैं, क्योंकि प्रॉपर्टियाँ सबसे ज़्यादा 98% प्रॉपर्टियाँ हैं जो इन्हीं के कब्जे में पड़ी हुई हैं। तो 2% की जिसका बड़े मूल्य के मौलाना पास पड़ी हुई हैं। अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि ये तो समय दर समय चला आ रहा है, इतने सालों से वक्फ उनका था, तो आज क्या हो गया कि अचानक से वक्फ की प्रॉपर्टी आपको इलीगल लगने लगी? देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी इलीगल कैसे है? आज हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी बना रखी है, उस प्रॉपर्टी पे हमने अपना सारा जमा पूंजी लगा दी, और कोई आके बाहर से कहता है ये तो वक्फ की ज़मीन है, तो इसलिए इसमें वक्फ में संशोधन बहुत जरूरी था। नहीं, वक्फ की ज़मीनें बढ़ती कैसे गई ये मेरे समझ में आता। भारत स्वतंत्र हुआ था 40,000 थी, अब 9 लाख आ गई। भारत में तीसरी संस्था है जहाँ पाकिस्तान के बराबर लैंड है। यहाँ कैसे बढ़ गई ये ज़मीनें ऐसे बढ़ गई कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, सबके, ये सब नेताओं की ज़मीनें हैं। सब नेताओं ने से पहले 123 प्रॉपर्टियां कांग्रेस सरकार ने फिर कैसे बढ़ी? नॉलेज कैसे बढ़ी आप बताइए। अब मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको इनिशियल स्टेज पे बताऊं। हमारे हिंदुओं में दोहली देते थे पंडितों को, किसी का बच्चा पैदा हो गया, कुछ हो गया, क्या वो रिकॉर्ड जो रेवेन्यू में है, रिकॉर्ड है कहीं? जो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जो बताना, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। हमारे हिंदुओं में, मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, मेरे गांव में 200 बीघा ज़मीन ऐसी है जो लोगों ने, आपके भाई साहब के 10 साल में बच्चा पैदा हुआ, इन्होंने 4 बीघे ज़मीन दे दी। वो कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है कि इन्होंने दी? पर उसके कागज़ तो आप पर हो नहीं है। जब आपकी ज़मीन कैसे, इसका दावा कैसे? सुनो यार, ये रेवेन्यू जो कब हो चुका है, बंदोबस्त कितनी बार हो चुका है अब तक? नहीं, पट्टा तो होगा उस ज़मीन का। अच्छा, पट्टा किस बात के? जब हम कागज नहीं दिखाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कल के मरते आज मर जाओ। तब सीएए के वक्त जब कागज नहीं थे, सीएए के वक्त जब ये कह रहा हूँ उसको रुको, आप ना बताओ। ऐसे है, अभी भी जो सरकार की ज़मीन है, कम से कम भी यहीं इसी है, बता रहा हूँ, यहाँ सरकार करीबन यहाँ पर 6.5 एकड़ ज़मीन जो है सरकार ने एक्वायर नहीं की, एक्वायर का नाम चढ़ गया। सरकार का नाम चढ़ गया भाई। नहीं तो इस पे वक्फ कैसे अपना दावा ठोक सकता है? वक्फ की बात अलग चीज़, मैं बता रहा हूँ। मैं बात वक्फ बोर्ड की, मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ, एक वक्फ बोर्ड और एक हमारी धार्मिक संस्था। धार्मिक संस्थाओं को जो है, जैसे अभी मैंने बताया, किसी का बच्चा इतना पैदा हुआ तो ऐसी कई 1000 बीघे ज़मीन जो पंडितों के नाम में कर दी। आप बहुत अलग बात कर रहे हैं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, दिल्ली का एयरपोर्ट अगर वक्फ दावा करता है तो उस पर कैसे दावा हो? उसी बात पे बताता हूँ। जब अंग्रेज आ गए, अभी जो है अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ज़मीन, मसूरी के पास जो अंग्रेजों ने ज़मीन कब्जा ली है, उन्हीं की नहीं।
ऐसे ही वक्फ बोर्ड के जो उनके जो सिपह सालार सूबेदार जो भी है, उन्होंने ज़मीन कब्जा ली। कब्जाने के बाद उन्होंने जो जाने लगे, जब पहले भी उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दी, एक संस्था को दी, तो वो ज़मीन जो उसका रिकॉर्ड कहाँ, ये भी दिखा दो ना। सही कह रहे हैं भैया। नहीं, इनकी आगे आइए, फिर आगे आइए। क्या, एक मिनट रुकिए, क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। नहीं नहीं, हो रही है ना। आपसे मैं पॉइंट पे पॉइंट बात करूंगा। आपकी बात हुई, आपकी बात हुई, आपकी बात हुई, अब इनको सुनिए। इनकी भाई साहब की बात से बिल्कुल जीरो सहमति है। मेरा सीधा सा यक्ष प्रश्न यही है कि वक्फ की जमीन बढ़ती कैसे जा रही है? वक्फ की जमीन बढ़ती कैसे जा रही है? 15,000 रुपया साल के रेंट पे होटल खड़ा कर दिया, 1500 करोड़ की जमीन दे दी। ये हेरा फेरी नहीं है क्या? समस्या असल में ये है कि ओवैसी जैसे जो नेता है ना, इनकी अपनी फाइनेंशियल रोटी प्लस राजनीतिक रोटी। वक्फ जैसे ही सामने आएगा, ये इम्प्लीमेंट होगा। मैं एक चैनल के माध्यम से ही सुन रहा था, शायद आप ही का चैनल था, सुरेश चौहान जी के माध्यम से, कि मुस्लिम समाज ही उनके पास आया कि भाई साहब हमारी अरबों रुपए की ज़मीन, दो भाइयों का झगड़ा है, एक भाई जो ज़्यादा मजबूत है उसने जाके वक्फ को दे दी। क्यों भाई? दूसरा बेचारा कहाँ जाए? इसीलिए डीएम का आना जरूरी है ताकि एनओसी मिले। मुंह उठा के कोई भी, ये पार्क की ज़मीन, ये बिल्डिंग कोई भी वक्फ को ऐसे नहीं दी जा सकती। इसी कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा। इन सबकी जेब गर्म होनी। संशोधन जो कानून है उसका आप समर्थन करते हैं कि विरोध? सुनिए, उसमें क्या क्यों कैसे कैसे बढ़ रही है, आपने पूछा ना, कैसे इसलिए बढ़ रही है। एक भाई साहब, एक मिनट, कैसे बढ़ रही है? 1400 पुराना इस्लाम, 1400 पुराना इस्लाम 1600 पुराने मंदिर को बोलता है कि हमारा है। ऐसे बढ़ रही है। जैसे ही मुस्लिम बहनें बेवा होती हैं, उनकी ज़मीनें वक्फ कब्जा कर लेती है। ऐसे बढ़ रही है। और यही लोग हैं जो कितने सालों से मोदी जी के पास प्रार्थना लेकर जा रहे थे कि हमारी ज़मीनों को छुड़वा दीजिए। तब मोदी जी ने इस पर काम शुरू किया और बहुत डिस्कशन के बाद ये सारे संशोधन बने और तब जाके ये कानून पास हुआ है, ताकि ये जो कब्जा की हुई ज़मीनें जो फिर छुड़ाई जाए और सही जगह पे, जिसके लिए वक्फ बोर्ड बना था, वहाँ पे इसका प्रयोग हो। देखिए, वक्फ कानून को समझना होगा कि ज़मीनें कैसी बढ़ी गई। वक्फ कानून में यह था कि अगर वक्फ बोर्ड का कोई सदस्य किसी भी ज़मीन को ये बोल दे कि वो मेरी ज़मीन है, तो उस दिन से मान लिया जाता था कि उसकी ज़मीन है। अब जिसकी ज़मीन है उसको प्रूफ करना है ये कि ये मेरी ज़मीन नहीं है, और उसके लिए उसको कहाँ जाना पड़ता था? वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना था। वक्फ के ट्रिब्यूनल में कौन बैठे थे? उन्हीं के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उन्हीं के लोग बैठे थे। आप डीएम तक भी नहीं जा सकते थे, वही सुनवाई करते थे, वही निर्णय देते थे। अब स्वाभाविक है किसके पक्ष में जाएगा? ऑब्वियसली उसी के पक्ष में जाएगा जो उनका ट्रिब्यूनल है। इसी कारण से आप देखिए, महाकुंभ की ज़मीन तक को बोल दिया गया, जहाँ पे महाकुंभ लगा था इस साल, कि ये वक्फ की ज़मीन है। योगी जी ने क्या सही नहीं कहा कि ये तो भूमाफिया के जैसा रोल पैदा कर रहे हैं? इसीलिए डर है क्या वक्फ पे? ऐसा आदमी दावा किया जो रेडी पटली पंडा लगा था, वो कहा कि ये पूरी जमीन मेरी है। बाद में बोला कि नहीं यही नहीं। अयोध्या का केस है ना, कि अयोध्या का बोला कि वक्फ को मैंने दान किया था। जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो बोलता है नहीं मैंने दान ही नहीं किया, मेरे पास कोई पेपर ही नहीं जमीन के। और 1913 में दिल्ली की इतनी संपत्तियां दान कर दी, वो किसकी संपत्तियां थी? पब्लिक की थी ना, सरकार की थी, वक्त को दे दी। तो क्या जरूरी था कि सरकार के पास और कोई साधन नहीं और उसकी सुविधा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्या? थोड़ा बहुत जानते हैं, ये है कोरिया के साउथ कोरिया के। क्या कहेंगे आप? 안녕하세요. 저는 한국에서 온 미스터 박입니다. 제가 인도 정부와 인도 의회가 와크부 개혁법을 통과시켰다고 들었습니다. 우리는 이를 환영하고 지지합니다. 이 법률의 제정으로 와크부의 주권을 빈곤층과 기독교, 무슬림, 남과 여성의 차별 등을 근절하고 있습니다. क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि मैं यहीं रहते हैं? नहीं, ये साउथ कोरिया के हैं। इनका नाम मिस्टर पाक सांग यून है। ये आते रहते हैं, महीने में एक बार ट्रिप इनका लगते रहता है। तो ये बड़े नज़दीकी से इस विषयों पे भी ये चर्च करते हैं हमारे साथ। और ये फ़िलहाल भारत के तो बहुत, भारत को अपने मतलब अपना घर समझते, क्योंकि अगर हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ की अयोध्या की जो राजकुमारी थी, कोरिया के राजा से ब्याही हुई, तो अपना ये ननिहाल समझते हैं इसको। उस हिसाब से भी एक लगाव है भारत के प्रति। और दूसरा, ये वक्फ के प्रति इन्होंने कहा कि वक्फ का जो ये कानून बना है, जिसका मैं दिल से समर्थन और धन्यवाद सरकार को देना चाहता हूं, भारतीय संसद को देना चाहता हूं, जिससे इस नए कानून के आने से गरीब गुरगा, खास करके मुस्लिम वर्ग के लोग को ही सही इसका फ़ायदा मिल पाएगा। पहले जो था
वो सिर्फ कुछ लोग भूमाफिया टाइप के मुल्ला मुल्लवी टाइप के लोग ही इसका उपयोग और क्या दुरुपयोग करते थे। जो अब जो है ये सारे लोगों में इसका बंटवारा होगा और इससे गरीब गुरबा जो है खुश होगी हमारे समझ। चलिए अब देखिए दो चीज़ आई वक्त पे। एक तरफ हम देखें संविधान के अनुसार जेपीसी का गठन हुआ, कई दौर की बैठकें हुई, बातचीत हुई, दोनों सदनों में पास हुआ, राष्ट्रपति जी की मोहर लगी। जब संविधान को आप मान ही रहे हैं तो फिर विरोध में अब ये लोग जो सड़कों पे उतरे हैं ये कौन है? ये वही लोग हैं। देखिए 83 करीब याचिकाएं गई हैं और ऐसे बड़े बड़े वकीलों की गई हैं, हाईली पेड वकील हैं। इनको देता कौन है पैसा, ये पहले पता कि वो होनी चाहिए। हाँ, गरीब मुसलमान नहीं देता है। जो मुसलमान है ना वो इनको हायर करते हैं, बड़े बड़े जो वकील है ना, जो बकरा कि हमारी जमीन चली जाएगी वो इनको पेड कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे लोग, मनु सिंघवी जैसे लोग इस पे आए हुए हैं। अच्छा, ये मेरी समझ कौन में हायर नहीं करता है? ये मेरी समझ में नहीं आता जी। ये भारत में पहली बार हो रहा है कि दोनों सदनों से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद उसको याचिकाओं को कानून बनने के बाद उसको चैलेंज किया जा रहा है। संविधान मैं बताता हूँ आपको, आज से अराउंड 7 से 8 साल पहले एक आतंकवादी पकड़ा गया था हैदराबाद में। उसका ये लक्ष्य था, उसने ये कहा था टीवी पे कि आई वांट टू यूज डेमोक्रेसी टू इम्प्लीमेंट सरिया इन दिस कंट्री। उनका ये लक्ष्य है बहुत पहले से कि संविधान को यूज करना है और इस देश में सरिया लाना है, गजवाए हिंद करना है। इसके लिए चाहे लव जिहाद करना है, चाहे हिंदुओं का जेनोसाइड करना है। और हिंदू ही नहीं, सिर्फ सिख भाई, हमारे पारसी भाई, जैन भाई, सबको, सबके लिए, सब उनके लिए काफिर हैं। और उनका एक ही मकसद है, चाहे लव जिहाद करे, चाहे राइट्स नहीं है, ये सब राइट्स बोल रहे हैं हम लोग। बेसिकली दिस इज ए जेनोसाइड। चाहे कश्मीर में हो, चाहे मोफला इनकाउंटर में, कुछ भी बहाना चाहिए, बस हिंदुओं को जितना हो सके तेजी से काटो। प्रदर्शन बहाना है, हिंदू निशाना है। बंगाल में इसमें सुप्रीम कोर्ट अहम भूमिका निभा रहा है अपनी, क्योंकि कोई भी मामला हो, कोई भी अगर कानून बनता है तो वो हमारी जो लोकसभा में बनता है या उस दोनों सदनों में बनता है तो वो सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। इनका एक ही मोटिव है कि किसी भी तरह हिंदुओं का जेनोसाइड करना। लेकिन बंगाल में जो 3 लोगों की, आ रहा हूं मैं आपके पास, बंगाल में जो 3 लोगों की मृत्यु हुई हिंदुओं की, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना। यही तो दिक्कत, इस पे क्यों आप नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? सड़कों पे टारगेट किलिंग की गई, चुन के दुकानें जलाई गई, गाड़ी जलाई गई, उस पर कुछ कहेंगे? समझे 3 उस बात की क्या होती है, इससे क्या रिलेवेंट है वो ये बताइए ना। इसी का प्रदर्शन है, वक्फ विरोध, वक्फ के जहाँ मारे जा रहे वहाँ जा रहे। आप जो उस बात पे जे जिसका देश में कोई आप ये बताइए कि वक्फ के साथ हैं कि उसके विरुद्ध में? विरुद्ध में हूँ। वक्फ संशोधन बिल के संशोधन क्यों, मैं बताऊँ, यही बताता हूँ आपको। अभी ये बात, हमने जमीन खरीदी यहाँ से, अभी आपको अरे चुप भी रहे ना तुम। जब नहीं, एक चीज बताइए, जो 3 मौतें हुई उस पर क्या है? 3 जो मौतें हुई उस पर बात सुनो, सरकार सुप्रीम कोर्ट क्या है? अरे सर, 3 जो मौतें हुई उस पर क्या कहेंगे आप? पूरे देश में गलत हुआ। कौन है वो लोग? कौन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं? वो वहीं के लोग हैं, वहीं के लोग हैं। कौन है ये? अरे मुसलमान है, वो तो सबको पता है मुसलमान है। सबको अधिकार है बोलने का, सबको अधिकार है। मूल सार भाई साहब ने जो कहा ना, ये आम हिंदू की जनमानस की स्थिति हो चुकी है। इसीलिए जब उनका दिल कर रहा है, जहां दिल कर रहा है, तलवारें लहरा रहे हैं, सब्जी की तरह काट रहे हैं। एक आम हिंदू जनमानस की स्थिति प्याज, टमाटर, डीजल, पेट्रोल, इसके बढ़ते रेट तक अटकी हुई है। उसको अपनी अगली पीढ़ी की चिंता ही नहीं है। बहन बेटियों के खिलाफ इतना बड़ा लव जिहाद हो रहा है, नजर रहती है। कोई विधवा हो, कोई शादीशुदा हो, कोई कुछ हो। शादीशुदा है तो भगा के ले जाओ, तो प्रॉपर्टी अपनी। हर दूसरे दिन नया कांड सुनने में आता है। ये मानसिकता होती जा रही है। हिंदू सॉफ्ट टारगेट हो गया है। हमारे पीछे एक ना आज़ाद सोसाइटी है और उसके बगल में एक और पड़पड़गंज में। वहाँ देखिए हमारे 3-4 लोग हिंदू रहने वाले थे, धीरे धीरे करके छोड़ दिए लोग। उनके अगल बगल ऐसी घटनाएं क्रिएट करते हैं कि वो परेशान। और यहाँ वहाँ एक भी अब नहीं रह गया आज़ाद, ये पड़पड़गंज में ये सोसाइटी है। और हमारे यहाँ इस अगल बगल सोसाइटी में 5000 से ऊपर फैमिली हिंदूज होंगी। हमारी सोसाइटी में, अब स्पेशली अपनी सोसाइटी के दो, उसका लेना नहीं चाहिए, मैं लिखा रहा हूँ। हमारी सोसाइटी में 2 घर या 3 घर हिंदू मुस्लिम है। दे आर लिविंग इन हेवन। उनको हमारे साथ के लोग बड़े प्यार से देते हैं। 2-3 सब्जी वाले भी होंगे, हम लोग कुछ नहीं बोलते। इत्तेफाक रखते हैं इस बात। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब। और ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है, ये पूरे देश में, ये पैटर्न पूरे देश में चल रहा है। खासकर झारखंड
खत्म हो चुका है। झारखंड के हर कोने में ये करते क्या हैं, बांग्लादेश से आते हैं और वहाँ की आदिवासी बहनों के साथ शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वहीं के हो जाते हैं, फिर वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं और फिर जाके प्रशासन में बैठ जाते हैं और फिर ये वही करते हैं जो इनको सिखाया जाता है मदरसा में पढ़ने के बाद कि सारे काफिर हैं, इनको या तो मारो, काटो, भगाओ या फिर इनको अपनी तरह बनाओ। और ये तो भाई साहब ये है, मेरे बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में खान साहब परिवार रहता है, उनसे कई बार बात होती रहती है, पढ़े लिखे सभ्य समाज के आदमी हैं, कई बार बात होती है, 2 बेटियां हैं उनकी। तो मैं कई बार कहता हूं कि भाई साहब आप हिंदू परिवार हैं, 9 फ्लैट हिंदुओं के, एक आपका, आपको कभी दिक्कत कोई असुरक्षित तो नहीं लगता? कहते हैं वास्तविकता ये है वरुण भाई कि जितना सुरक्षित मेरी बेटियां, मेरी बहनें आप लोगों के बीच है ना, उतना तो अपने समाज के बीच नहीं है। ये वास्तविकता कह रहे हैं। अभी एक बॉम्बे का एक प्रकरण आया था जिसमें एक परिवार है, रेंट के लिए बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, गए लोग हिंदू परिवार में लेने, हिंदू वाले वहाँ मना करने लगे नहीं रहेंगे, कह रहे कि मैं मुसलमान परिवार फैमिली में गया रहने, वहाँ हमको ज़्यादा दिक्कत होने लगी, पर इसीलिए मैं आकर हिंदू में रहने लगा। वो तो हमारे यहाँ भाई अगर यहाँ 500 फैमिली में उदाहरण दे रहा हूँ, अगर 100 हिंदू भी रहते हैं वो नहीं रह पाते। यहाँ सहारनपुर के हमारे मित्र हैं, उनके घर का कब्जा करने के लिए बगल में मुसलमान थे, रोज गाय का बछड़ा काट काट के रखने लगे, उनको अंतर्गतवा उनको छोड़ना पड़ा। तो ये अच्छा चलिए, अभी एक चीज़ बताइए कि जब केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया, मेरा सुनिए, आप तो मुझ पे ध्यान दीजिए, जो कानून बना, कोई राज्य सरकार सार्वजनिक मंच से वहाँ की मुख्यमंत्री खड़े होकर ये कह रही है कि हम राज्य में नहीं मानने देंगे इस काले कानून को, कैसे देखते हैं? ऐसी मुख्यमंत्री को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए और सरकार को धारा 356 NSA लगा के, धारा 356 लगा के सरकार को तुरंत अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को जो है अविलंब जो है सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। जो सुप्रीम मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर केंद्र स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? यही समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हारी थी, वापस आई थी 1980 ईस्वी में, उसके विपक्ष के जितनी भी राज्य सरकारें थी, एक दिन में उन्होंने बर्खास्त करके और सबको बर्खास्त किया था। जो इस कानून के विरोध में बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही, ये समझ से 1992 में जब अयोध्या मंदिर टूटा था, वो विवादित ढांचा जब टूटा था, तो चुनी हुई सरकारें, 4 राज्य सरकारें जो है इमीडिएट बर्खास्त करी थी कांग्रेस ने धारा 356 लगा के। और हमारी जो भाजपा सरकार है या जो सुप्रीम कोर्ट है, स्वतः संज्ञान लिया था मणिपुर पे, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? पश्चिम बंगाल पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? देश संविधान से चलेगा कि शरीयत से? संविधान से चलेगा। संविधान के प्रोसेस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, फिर ये सड़कों पे आग कौन लगा? एक बात सुनिए, आप थोड़ा सा आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। इस समय जो देश की पॉलिटिक्स चल रही है 2-3 और विषयों पर, एक छावा मूवी आई, उसके बाद अबू आजमी समाजवादी पार्टी के मुंबई से नेता हैं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब मेरे रोल मॉडल हैं। क्या इस देश का रोल मॉडल औरंगजेब हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे हो सकता है? आपका हो सकता? बिल्कुल। आप उनका बाप है। औरंगजेब को, अपने आप को जो औरंगजेब का, बाबर का वंशज मानते हैं, इस देश की समस्या ही वो है, उतनी सी ही समस्या है, समस्या बड़ी नहीं है, छोटी सी है, पर हिंदू समाज जो सुप्त शक्ति में गया हुआ है, सुप्त अवस्था में, उसको जागने की जरूरत है, वरना जब जब हिंदू जागा है, ये खेत छोड़ के। औरंगजेब आपके रोल मॉडल हो सकते? एक बात बताओ, जो बाबर जो मर गया उनको लेकर कुछ करोगे कार्रवाई? प्रक्रिया ली जाए, संघ से है, इनको प्रक्रिया ली जाए। बताइए, औरंगजेब आपके रोल मॉडल हो सकते हैं? औरंगजेब रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं, राणा सांगा रोल मॉडल हो सकते हैं, जो बार बार सरकार, जब बार बार जो रामजी लाल सुवन ने बोला है, पहली बात तो उनको उस पर माफ़ी मांगना चाहिए। वो बार बार मीडिया पे आके ये बोल रहे हैं। राणा सांगा को कैसे बोल सकता है? राजपूतों ने, मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूतों ने अपनी धरती को, समाजों को, सनातन को बचाने के लिए बलिदान दिया है। हमारे माएँ बहनें उस जमाने के 17 साल के बच्चे को तिलक लगा कर राज तिलक भेजती कि जाकर लड़के आओ। 18 साल छत्री को धिक्कार कह के बोला जाता है कि 18 साल से अगर छत्री जीता लड़ता है तो वो लालजी सुमन 2 कौड़ी का नेता बोल देगा, वो घुसे हुए बैठे तो कीड़े की तरह वो बोल देंगे कि राणा सांगा की बराबरी कर देंगे, जो 80 घाव। ये बताइए कि देखिए, हमें आपस में नहीं लड़ना है। आप माइक पे बोलिए, आप माइक पे बोलिए, छोड़िए, आप ये बताइए, माइक पे बात करिए ना। हालांकि सुदर्शन तो एक सीरीज चला चुका है राणा सांगा जी पर, तमाम लोगों को बुला के। ये औकात नहीं है राणा सांगा के बारे में बात करने की।
वो गद्दार, वो खुद गद्दार है, वो दूसरे को गद्दार क्या बोलेगा? गद्दार वो नेता सिर्फ हैं जो रोटी और विपक्षी वोट के चक्कर में भारत कुछ के भी आज बोलते की हैं डेट वो। में जितने विपक्षी नेता हैं वो भारत के गद्दार हैं, भारत की मिट्टी के गद्दार हैं। वो हिंदू कहने लायक नहीं है वो लोग। वक्फ बोर्ड के पक्ष में वो सब गद्दार हैं। आज देखिए समाज में हिंदू में ऐसे लोग पैदा हैं, कपिल सिब्बल, मनु सिंह जैसे, जो आतंकियों के आगे नतमस्तक होते हैं, घुटने टेकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुस्लिम वर्ग वक्फ में गैर मुस्लिम नहीं चाहता, उसकी पैरवी तमाम हिंदू वकील कर रहे हैं और जज भी हिंदू सुना रहे हैं। हाँ, इसका सीधा सा गद्दार नहीं है, राणा सांगा गद्दार आज है। के इन्हीं के पोस्टर पूरे देश में लगने चाहिए कि ये देश के विशेष गद्दार हैं। सबसे बड़ा गद्दार तो ये है। किस पे बोलना है? वही वाली बात है जो आपने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ भी पैरवी हिंदू ही कर रहा है। ये सीधा सा सादा सा उदाहरण वो है कि कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का हत्था ना होता तो वो पेड़ काट नहीं सकती थी। ये हिंदू समाज ही हिंदू समाज को काटने में लगा है। कुछ चंद बिके हुए नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे समाजवादी, उनकी एग्जिस्टेंस ही सनातन के विरोध में है। देश को कहाँ खंड खंड किया जाए। बताइए, योगी जी को ये क्यों कहना पड़ा कि बटेंगे तो कटेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर सर उन्होंने वो बिल्कुल सही बोला और देखो उसका इम्पैक्ट भी हुआ। कहानी पड़ी थी कि लकड़ियों वाली एक कहानी पड़ी थी, अलग अलग लकड़ियाँ होगी वो तो तुरंत टूट जाएगी, एक साथ होगी तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। यही बात है, अगर हम आज एकजुट रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह के बयानों पे तथाकथित जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहते हैं कि आप लोग कट्टरता की बात कर रहे हैं, कट्टरता बढ़ा रहे हैं। जी नहीं, कोई कट्टरता नहीं है। एकजुट रहना कट्टरता है क्या? एकजुट रहने में कोई कट्टरता थोड़ी है। एक बात होती है, इसमें संत से जुदा बोल देते हैं, वहाँ कट्टरता नहीं आती है। हिंदू इकट्ठा होकर के, ये आपको कर्णी सेना के उदाहरण दे रहा हूँ। कर्णी सेना में कई लाखों राजपूत इकट्ठा हुए थे, दूसरी कौम नहीं थी। सबसे वॉरियर कौम है ये, हम इमरजेंसी कौम है। उसके बाद भी किसी पान के ठेके वालों को बोला गया, अगर वहाँ पे दूसरे जगह कौम आ जाएगी वो सबको जलाते हुए निकलती है। और उसके बाद भी हमको कहते हो कि आप कट्टर नहीं, वहाँ पे कट्टरता नहीं आती है। हम कट्टर अपने धर्म और सनातन के लिए कट्टर हैं और रहना भी चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरे राजपूत भाई हैं। हम अगर इस बात को कह रहे हैं कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो उसमें क्या गलत है? हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाले योगी जी के बयान से हम 100% सहमत हैं। साथ रहेंगे तो सुरक्षित हम सब हिंदू भाई हमारा आप आपको बताऊं, ये लोग कहते हैं ना कि क्षत्रियों ने दूसरे, हम मैं बताऊं, मैं गांव से पला बड़ा हूं। हमारे यहाँ खेत वो जोलते थे, हरिजन भाई हुआ करते थे, हम उनके घर खाते थे पीते थे, तो वहाँ पे हम लोग को कोई जात पात। यहाँ तो केवल राजनीति का, वो भी वेस्टर्न यूपी में कुछ मायावती के क्षेत्र के जो चीज़ें हुई, केवल वही इस धर्म जात को बढ़ावा गया। पूर्वांचल में इतना कम पाओगे आप, तो वो केवल जात हम तो मानने लगे हैं। हम क्या अब आप मानते हैं कि हिंदू में चेतना की जागृति का जन्म हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल वैसा हिंदू जाग रहा है और जागेगा, शुरू हो चुका, जागरण हो चुका है, बिल्कुल जाग चुका है। दिखाने की बारी है। जो भगवान कृष्ण ने गीता में विराट रूप दिखाया था, तभी अर्जुन की आंखें खुली थी। संविधान के तहत गैर संवैधानिक। अगर आप देखेंगे तो कितने त्योहार होते हैं हिंदुओं के, वहाँ पर सुरक्षा की मांग होती है कि ये जिहादी मानसिक लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम के त्योहार पे कोई झगड़ा नहीं होता है। हिंदू कोई, ये हमारे समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान का मुसलमान मुगलों के साथ क्यों खड़ा होता है? औरंगजेब आक्रांता था, ठीक है, उसका हमें नाम नहीं लेना चाहिए। औरंगजेब एक आक्रांता था, वो हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता है, ठीक है, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। कोई आक्रांता कैसे हमारा रोल मॉडल? चलिए, बहुत जल्दी से क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, हम लोग वक्फ बोर्ड के साथ हैं। और जो आक्रांता का तो नाम ही नहीं होना चाहिए। नाम बाबर का नाम रोड पर क्या दिल में नहीं है, कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बताइए, हमारे सनातन धर्म में लोग कहते हैं कि सुबह प्रभु का नाम लेना चाहिए। अगर मैं सुबह कह दूं कि यार मुझे अकबर रोड पर निकल रहा हूं, तो कैसा लगेगा हमें? कहीं प्रभु का नाम रहे, हमारे किसी के, हमारे महापुरुषों के नाम पर रहे, वो अच्छा लगेगा ना। तो उसका तो मैं पुरजोर पर अभी खत्म हो जाना चाहिए। इतने सालों से चले आ रहे हैं, अभी क्यों जरूरी है? अभी देखिए, तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। आज हिंदू जगह है और आज ये काम होगा। कुमार विश्वास ने कहा था ना कि हम जब कमजोर थे तो हो सकता है मेरा कोई कब्जा कर लिया हो। जब समंगर हुए तो हम कब्जा को छुड़ाएंगे। अब हम उस लायक हुए, हमारी सोच बदली है, हम उसको छुड़ा लेंगे। अभी तक ठीक है, बहुत जल्दी। ये एक्चुअली 2013 में ही होना चाहिए था, हम लोगों ने लेट कर दिए, मगर अभी भी हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। अभी तक देखिए, मेरी दो बातें हैं वक्फ कानून को लेके। मेरी बात यह है कि वक्फ कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, इसे निरस्त किया जाना था। और उसके बाद अगर कुछ आवश्यक मांग है सरकार से भी, वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया, यूसीसी भी लाई है, जनसंख्या कानून भी लाई है। एक आदमी कि पश्चिम बंगाल में
राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जनमानस की रक्षा की जाए। तो जनमंच में आज हम पहुंचे थे, अलग अलग विषयों पर हमने चर्चा करी। वक्फ जो बिल है वो जरूरी है या मजबूरी है, अब चिंता आपके हवाले छोड़ते हैं। आज आपने तमाम लोगों की राय सुनी, फिर किसी अगले दिन अगली जगह से मौजूद होंगे जनमंच में आपके मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।